हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पहले ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो एनसीईआरटी की बुक्स में होता ही है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, पर एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि चैप्टर में आगे आने क्या वाला है। उसके बाद अपन मेन पार्ट पढ़ेंगे, और मेन पार्ट में अच्छे से पढ़ा दूंगी, नोट्स भी बनवा दूंगी, ठीक है। So, nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of community. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How this consciousness emerged in India. ठीक है, तो नेशनलिज्म समझ रहे हो ना? नेशनलिज्म मतलब कि एक फीलिंग, ठीक है, अपने देश के प्रति जो फीलिंग आती है कि ये हमारा देश है और इस पे हमारा रूल होना चाहिए, ठीक है, जो एक दैट पेट्रियोटिज्म फीलिंग, ठीक है, उसे कहते हैं नेशनलिज्म। तो ये अभी यूरोप की बात बता रहे हैं, जिसका पिछला चैप्टर होगा उसकी बात बता रहा है कि यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म आया था। तो आप ये जो नेशनलिज्म आने का जो टाइम देखो, सबको अपने आप से मतलब होता है, ठीक है, सबको अपने आप से मतलब होता है, किसी को देश से मतलब नहीं होता है, लाइक वो उस टाइम पे नहीं होता था, ठीक है, तभी तो ब्रिटिशर्स ने हम पे इतने टाइम तक रूल कर लिया। क्यों? क्योंकि हम अपने कामों में लगे हुए थे। हाँ, हमें खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है, और देन जब हमें समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सो दैट्स द थिंग, जब हमें समझ आया तो वो समझ क्या है, वही नेशनलिज्म है, ठीक है। जब हमें लगा कि नहीं, अब हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा देश हमारा, ये जो फीलिंग है ना, इसे कहते हैं पेट्रियोटिज्म, और यही है नेशनलिज्म। तो इंडिया में जो नेशनलिज्म आई, ठीक है, तो वो कैसे आई, ये इस चैप्टर में हम जानेंगे, ठीक है। So in India and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their स्ट्रगल, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो इंडिया और बाकी कॉलोनीज कॉलोनीज तो समझ आ ही रहा है ना, जैसे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया, चाइना और ऐसे कई कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाई थी, ठीक है। वैसे कॉलोनीज पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता कॉलोनी क्या है, मतलब कि वो कंट्रीज जिन पे ब्रिटिश राज कर रहा था, वो उनकी एक कॉलोनी हो गई, ठीक है। तो जैसे इंडिया पे वो राज कर रहा था, तो इंडिया इज अ कॉलोनी, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब कि हमें ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं बनना, ठीक है। ये जो ये हम कॉलोनी बने नहीं रहना चाहते, इसे कहते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब जो मूवमेंट्स इस डायरेक्शन में हुई, ठीक है, ये कॉलोनी बन नहीं बनने के डायरेक्शन में हुई है, इस कॉलोनी से निकलने के डायरेक्शन में हुई, ठीक है, इसे कहेंगे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है। तो ऑल द फ्रीडम स्ट्रगल्स आर बेसिकली एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। People began discovering the unity in the presence of their struggle with colonialism, ठीक है। कॉलोनियलिज्म वही अगेन वही मूवमेंट्स जो कि हमें अपनी इंडिया को, हमें अपनी कंट्री को एक कॉलोनी नहीं बनने देना है, उसी को कह रहे हैं कॉलोनियलिज्म। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together, but each class and group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together with one movement, but the unity did not emerge unity did not emerge with conflict. तो इस पैराग्राफ में वो सिंपली ये बोल रहा है कि जो सबका नोशन होता है फ्रीडम की तरफ, वो अलग अलग होता है, ठीक है। सब फ्रीडम हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ मतलब है उससे, उस टाइम पे, मतलब मैं उस टाइम की अगर बात कर रही हूँ, तो सबका कुछ ना कुछ मतलब है, तो इसलिए हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। कोई दूसरों का नहीं सोच रहा, कोई एक बड़ी कम्युनिटी का नहीं सोच रहा, सब अपनी सोच रहे हैं कि हमारा क्या फायदा होगा अगर हमको फ्रीडम मिल जाएगी। तो बेसिकली सबका अलग अलग फायदा है, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी की टीम थी, जो कांग्रेस थी बेसिकली उस टाइम पे, उन्होंने उन्होंने बेसिकली करा क्या, उन्होंने सबको बस उनको उनका मतलब दिखाया, उनको अपनी टीम में लेते गए, ठीक है, कि फ्रीडम के लिए लड़ो, साथ में लड़ो, और एक बार मिल जाएगी तो सबका फायदा होगा। दैट इज द मेन पॉइंट। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we'll pick up the story from the 1920 and study the non-cooperation and civil disobedience movement. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1920 से कहानी चालू हो रही है। बुक में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, 1920 से चालू हो रही है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। हाँ, तो ये जो ओके, वन सेकेंड।
तो ध्यान रखना इसमें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ेंगे अभी डिटेल में, बट अभी देख लो, ठीक है। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस शुड sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, तो ये पहला पार्ट है इस चैप्टर के, इसमें कई ऐसे दो तीन चार पांच पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा उसका, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं, ठीक है। इन द ईयर आफ्टर 1990 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand this development? What implications did they have? तो 1919 के बाद, ठीक है, मतलब 1919 की जो ईयर है इसके बाद जो नेशनल मूवमेंट थी, नेशनल मूवमेंट समझ में आ रहा है ना, ये जो स्ट्रगल हो रही थी अपनी फ्रीडम के लिए, ये धीरे 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 हर जगह पे बढ़ने लग गई, ठीक है। तो इसकी क्या इफेक्ट पड़ी, तो अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो वॉर थी, वॉर इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था इस वॉर में, तब भी इस वॉर ने एक नया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करा था, नॉट ओनली इन इंडिया बट in entire world. It led to a huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing tax, ठीक है। तो ऑब्वियसली वॉर हो रही थी, एक्सपेंडिचर बहुत थी, इसके लिए वॉर लोन्स भी लिए गए थे और टैक्सेस भी बढ़ाए गए थे, ठीक है, इंक्रीजिंग टैक्सेस, और इसी का तो सारा खेल है। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, लोगों से इनकम टैक्स लेने लगी थी ब्रिटिश। थ्रू द वॉर ईयर प्राइजेस इंक्रीज, doubling between doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. अब जो टैक्स था वो किससे लिया जा रहा था, ये टैक्स था ये कॉमन पीपल से लिया जा रहा था, ठीक है। इसके वजह से जो कॉमन पीपल के लिए बहुत ज्यादा हार्डशिप, मतलब उनके लिए बहुत मेहनत हो रही थी, हार्डशिप मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी उनको। और ये जो टैक्स है ये 1930 से 1918 के बीच में ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, तो फर्स्ट वॉर के क्या आउटकम्स थे, ठीक है, सबसे पहले टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद, और ये कब डबल हुआ था, 1913 से लेके 1918 तक, ठीक है। उसके बाद for the common people, villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. अब ये याद रखना है कि इंडिया ने पार्ट नहीं लिया, लेकिन तो भी इंडियन पीपल्स भी मारे गए थे और इंडियन पीपल्स ने भी ये वॉर लड़ी थी। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्रूटमेंट की जा रही थी, हमें जबरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, मतलब हमें जबरदस्ती वहां ले जाया जा रहा था वॉर लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हम कॉलोनी थे किसके, ब्रिटिश के, और ब्रिटिश को उस वॉर से बहुत मतलब था। तो याद रखना, फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट, जिसके वजह से जो लोग थे उनको काफी प्रॉब्लम हुई। इन रूरल एरियाज कॉस्ट वाइड स्प्रेड एंगर। Then in 1918 to 1919 and 1920 to 21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. तो ये भी याद रखना है अपन को, 1999 मतलब 1918 और 1919 और 1920 और 1920 में क्रॉप्स जो थे वो फेल्ड, मतलब कि जो धान या फिर जो भी अनाज उगाए गए थे वो फेल्ड हो गए, ठीक है, उनकी बर्बादी हो गई। रिजल्ट इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, तो क्या हुआ, उससे जो खाने की कमी हो गई पूरे देश में। दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब ये सारी चीजें चल रही थी, ये वर्ल्ड वॉर के चक्कर में टैक्स हो रहा था, फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को वहां पे जबरदस्ती भेजा जा रहा था, साथ में जो अनाज थे वो भी चले गए, तो फूड की शॉर्टेज हो गई, और उसके ऊपर एक पेंडेमिक भी आ गई जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic, ठीक है। तो 12 to 13 million people perished, मतलब इतने लोग
जो थे उनकी वो पूरी तरह से इफेक्ट हुए थे इस एपिडेमिक में। पीपल होप दैट द हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। तो अभी चलो इतना देख लो इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लोग ये पूछ सकते हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो फर्स्ट, जैसे अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों की क्या हालत हुई थी, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया थी उसको उस पे क्या बीती थी, इंडिया क्यों इफेक्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो मैं बता रही हूँ, देख पहला पॉइंट तो है टैक्सेस। ठीक है, तुम्हें लिखना है कि क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड में ब्रिटिश था, तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर लग रहा था। ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत लग रहा था किसको, ब्रिटिशर्स को, और इसके वजह से उनको पैसे चाहिए था। वो पैसे कहाँ से निकाले, पैसे आ रहे थे इनकी कॉलोनीज से। वो कॉलोनीज के रूरल पीपल से, रूरल सॉरी कॉलोनीज के रूरल पीपल से टैक्सेस ले रहा था। तो याद रखना, वो टैक्सेस ले रहा था। ठीक है, और उसके लिए सोल्जर्स कहाँ से आए, सोल्जर्स उसके लिए वो फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, थर्ड पॉइंट क्या है कि 1918 टू 1919 और 1920 टू 1921 क्रॉप्स फेल्ड। ठीक है, जिसके वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि जो 1919 19 ये जो डेट है ये अच्छे से याद रखना। यहाँ पे क्रॉप्स फेल मतलब अनाज खत्म, और जिसकी वजह से खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। ठीक है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो क्या है, एपिडेमिक। लास्ट पॉइंट क्या है कि लोगों को फिर एपिडेमिक ने परेशान कर दिया था। ठीक है, जिसमें कितने लोग क्या बोलते हैं अफेक्ट हो गए थे, 12 to 13 मिलियन पीपल। ठीक है, तो इसके लिए अपन 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं इस पैराग्राफ में। सबसे पहली चीज क्या है कि टैक्सेस लिए गए, क्योंकि वॉर की वजह से हमसे टैक्सेस लिए गए, कॉमन पीपल को बहुत प्रॉब्लम हुई इससे। दूसरी, फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ। सेकंड पॉइंट, फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ। ठीक है, जिसके लोगों को जबरदस्ती उधर ले जाया जा रहा था। थर्ड, कि अनाज खत्म हो गया, इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि खाने की बहुत शॉर्टेज हो गई। और फोर्थ, इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक आया। क्या, इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक आया। तो याद रखना ये चीजें, इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक, सॉरी। देन अब हमारे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ये पूरी चीज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950। प्लीज एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो ये लोग इसी तरह की चीजें पूछ सकते हैं कि 1915 में क्या हुआ था, या फिर महात्मा गांधी इंडिया कब वापस आए थे। तो कब वापस आए थे, जनवरी 1950। ठीक है, महात्मा गांधी रिटर्न India in January 1950. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। तो वहां पे वो ऑलरेडी एक जंग जीत के आए थे। ठीक है, सो ही हैड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मतलब यहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक ऑलरेडी, मतलब एक सक्सेस ऑलरेडी लेकर आए थे वो। ठीक है, रेसिस्ट रेगिम है वहां पे, जो रेसिस्ट रेगिम है मतलब कि वहां पे जो गोरे और काले में फर्क होता है। ठीक है, उसकी लड़ाई जो थे गांधी जी जीत कर आए थे थ्रू सत्याग्रह। तो ये बात याद रखना। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. तो प्लीज, what is satyagraha? The idea of satyagraha emphasizes the power of truth and the need to search for truth. मतलब सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह मतलब कि सच की क्या ताकत है और सच को ढूंढने की क्या जरूरत है। ठीक है, if suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। मतलब कि अगर तुम्हारा कॉज सच्चा है, मतलब तुम्हारा कॉज अगर सच है, तुम्हारी जो तकलीफ है वो अगर सच है, ठीक है, और तुम्हारी जो लड़ाई है वो बुराई की तरफ है, वो इनजस्टिस की तरफ है, तो देन सॉरी, जो इनजस्टिस की तरफ अगर तुम्हारी लड़ाई है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। मतलब तब तुम्हें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है अपने दुश्मन को हराने के लिए, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तुम्हें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं जो गांधी जी थे वो बहुत ही अहिंसावादी थे। ठीक है, उनको हिंसा नहीं चाहिए थी। ठीक है, दैट्स व्हाई हियर इट इज, सत्याग्रह का मीनिंग ये सत्याग्रह जो था उसका जो मेन प्रिंसिपल था वो यही था। ठीक है, इन मतलब सॉरी, नॉन वायलेंस। ठीक है, हमें फाइट नहीं करना है ऑपरेसर से,
Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non वायलेंस। मतलब कि हमें रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें किसी बदले की जरूरत, हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है, हमें एग्रेसिव, हमें गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी एक सत्याग्रही जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है वो बैटल को अपने आप जीत सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर। और ये कैसे किया जा सकता है? अगर हम कॉन्शियस पे वार करें, किसके? ऑपरेसर पे, ठीक है, मतलब उसका जो दिल है, बेसिकली उसकी जो फीलिंग्स है, उसका जो दिमाग है, उसको हम समझाएं, उसको सही गलत समझा दे, तो वो खुद वो काम नहीं करेगा जो कर रहा है। अगर किसी बुरे करने वाले इंसान को ये बात पता चल जाए कि मैं बुरा कर रहा हूँ, तो फिर वो करेगा नहीं। कोई भी इंसान अगर कभी भी कुछ कर रहा है तो उसको क्या लग रहा है कि वो काम सही है, ठीक है, जब तक उसे लग रहा है कि ये करना जायज है, ये करना सही है, तब तक वो कर रहा है। अगर हम उस इंसान को बता दें कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो सही नहीं है, तो वो समझ जाएगा, वो काम वो नहीं करेगा। तो यही सत्याग्रह का आइडिया था कि तुम ऑपरेसर या फिर तुम्हारे एनिमी को, या तुमसे जो सुप्रीम है, ठीक है, और तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम उसको समझा दोगे कि सही गलत क्या है, तो वो अपने आप गलत नहीं करेगा। सो दैट व्हाट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of वायलेंस। ठीक है, तो गांधी जी कहते थे कि अगर तुम्हारा ऑपरेसर है, तुम्हारा एनिमी है, तो तुम उसको फोर्स मत करो कि सच को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तुम गलत हो, एक्सेप्ट दैट, नो, तुम उसको समझा दो कि क्या गलत है। दैट व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्प। Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all इंडियंस। ठीक है, तो महात्मा गांधी ये बिलीव करते थे कि ये जो धर्म है नॉन वायलेंस का, ये सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। देखो, सत्याग्रह के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे सत्याग्रह इज मोर अबाउट कि कब चालू हुआ सत्याग्रह, इसमें किस किस तरह की चीजें आई, मतलब कौन से ईयर में क्या क्या चीजें आई, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर सत्याग्रह। बट स्टिल, अगर सत्याग्रह आए तो एक पॉइंट अपन को क्या लिखना है कि व्हाट इज सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का मेन प्रिंसिपल क्या था? तो सत्याग्रह सत्याग्रह क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। इसे मार्क डाउन करो, ये क्या है? डेफिनेशन है, समझ लो, डेफिनेशन है किसकी? सत्याग्रह की। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन को डेफिनेशन लिखना है सत्याग्रह का, अगर सत्याग्रह का क्वेश्चन आए कि ये सत्याग्रह क्या है, व्हाट इज सत्याग्रह। ठीक है, और बाकी चीज मैं समझा ही चुकी हूँ कि अपन जो हम अपन को एनिमी को ये नहीं बताना, अब एनिमी या ऑपरेसर जो भी, उसे हमें सच एक्सेप्ट नहीं कराना, हमें उसे सच अंडरस्टूड कराना है, उसे समझाना है कि द थिंग यू आर डूइंग इज रॉन्ग, तो वो अपने आप नहीं करेगा। दिस इज द मूल मेन कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, अभी हम आते हैं। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized satyagraha movements in various places. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. ठीक है, तो जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने सक्सेसफुली बहुत जगह सत्याग्रह मूवमेंट करे थे। ठीक है, इन वेरियस प्लेसेस। अब देखो, अब डेट के हिसाब से याद रखना, क्योंकि एनटीएससी में यही सब आ सकता है। इन 1970 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। ठीक है, तो इन 1970 में क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी थे वो चंपारण, जो कि बिहार का बिहार में एक जगह है, वहां पे गए थे, और वहां पे उन्होंने पीजेंट मतलब कि फार्मर्स को ये इंस्पायर किया था ताकि वो लड़ें किसकी अगेंस्ट? प्लांटेशन सिस्टम, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने कुछ प्लांटेशन सिस्टम्स बनाए थे पीजेंट्स के लिए। वो जो सिस्टम्स थे वो पीजेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं था, वो फार्मर्स के लिए फेवरेबल नहीं था। वो उनको लूट रहा था धीरे धीरे, उनको गरीब बना रहा था धीरे धीरे, और वो खुद उनके लिए वो अपना खाना तक नहीं जुगाड़ पाते थे। फार्मर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज, धीरे धीरे उनकी लैंड जा रही थी, धीरे धीरे उनका जो जमीन था वो कटते जा रहा था। क्यों? इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के वजह से। ठीक है, इसीलिए 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए, और वहां पे फार्मर्स को इंस्पायर किया कि हमें इस प्लांटेशन सिस्टम, जो ये रूल बना है, ये जो सिस्टम है, इसकी माननी नहीं है, हमें इनसे अपील करनी होगी कि ये चीज बंद करो। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
Then in 1970 he organized a satyagrah to support the peasant of the Kheda district of Gujarat. उसके बाद वही 1917 में ही organized a satyagrah to support the peasant of the Kheda district of Gujarat. तो फिर वहाँ उसी साल वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने उसी तरह से पीजेंट्स को सपोर्ट किया, ठीक है, फार्मर्स को सपोर्ट किया. अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा could not pay the revenue and were demanding the revenue collection would be relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagrah movement among cotton mill workers. तो अब क्या हुआ, उसी साल वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए गुजरात के, और वहां पे लोग क्यों परेशान थे, क्योंकि वहां पे क्रॉप फेलियर हुआ था, मतलब कि वहां पे अनाज बर्बाद हो गया था, या अनाज बर्बाद हो गया था, और वहां पे एपिडेमिक भी चल रहा था, ठीक है, एक प्लेग नाम का एपिडेमिक चल रहा था. तो उसके वजह से जो थे लोग, जो वहाँ के फार्मर्स थे, वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और वो ये चाहते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन बंद हो जाना चाहिए. आप टैक्स कब दोगे, जब आपके पास खुद के लिए खाने के लिए होगा, आपके पास खुद के लिए खाने के लिए नहीं है तो आप टैक्स कैसे पे कर सकते हो, ठीक है. तो दैट्स द प्रॉब्लम. जब क्रॉप फेल हो चुका है तो किसान कमाएगा कैसे, जब किसान कमाएगा नहीं तो वो टैक्स कैसे देगा. तो दैट वाज द प्रॉब्लम. रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स. इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद. हाँ, फिर वो अहमदाबाद गए, ठीक है, और वहां पे भी उन्होंने एक सत्याग्रह किया कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ठीक है. 1918 में एक और सत्याग्रह हुआ. तो देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा, यही, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया से लेके मिल वर्कर्स तक, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हमें ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. 1917 में जो ये चंपारण बिहार वाली चीज, 1917 पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वाली चीज, और 1918 में जो ये अहमदाबाद गए कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ये वाली चीज. 1 सेकेंड, ठीक है. तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है, मैं करवा देती हूँ. सो अगर सत्याग्रह का आया तो अपन को क्या लिखना है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग. हाँ, अगर सत्याग्रह का आया तो अपन को क्या लिखना है. सबसे पहले महात्मा गांधी आए कब, महात्मा गांधी आए कब, 1915, ठीक है, अराइव्ड इन इंडिया, ठीक है, ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या, व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है, ठीक है, सत्याग्रह क्या है, सर्च फॉर ट्रुथ, ठीक है. यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है, यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी है सत्याग्रह की, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, ठीक है. तो वही सर्च फॉर ट्रुथ एंड द पावर ऑफ ट्रुथ बेसिकली, ठीक है, ठीक है. और इसके साथ साथ अपन को क्या लिखना है सत्याग्रह के बारे में, जो मैंने बताया था कि अपन को ऑपरेसर को सही गलत समझा देना है, ठीक है, अपन को उसे जबरदस्ती फोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं करवाना है, ठीक है. ये एक थोड़ा साइकोलॉ सॉरी, हाँ, ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट हो गया. अब आया मेन पार्ट. ये यहाँ ये जो पैराग्राफ है ये मेन है, ठीक है. यहाँ से आपको 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है. अब वो 3 पॉइंट है, ठीक है, कि 1917 में जो चंपारण वाली चीज हुई, ठीक है, चंपारण, चंपारण वाली, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, प्लांटेशन, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम थी प्लांटेशन सिस्टम, सिस्टम पे सत्याग्रह हुआ, ठीक है. इसके बाद 1917 में एक और चीज हुई थी, ठीक है, जो कि कहाँ हुई थी, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, कहाँ, गुजरात, ठीक है. और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेस नहीं पे करने के लिए सत्याग्रह हुआ. और उसी वक्त 1918 में गांधी जी ने एक और एक और जगह सत्याग्रह किया, और वो किस लिए था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए. कहाँ पे, अहमदाबाद में, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो ये इतने पॉइंट काफी है, ठीक है, इतने पॉइंट काफी है. क्या 1950 में गांधी जी अराइव इंडिया के लिए, इंडिया आए, ठीक है. उसके बाद एक तो सत्याग्रह का डेफिनेशन, उसके बाद 1917 में चंपारण पे सत्याग्रह किया गांधी जी ने, फार्मर्स की हेल्प करी, क्यों, प्लांटेशन सिस्टम के रोक के लिए. जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम थी ब्रिटिशर्स ने जो बनाई थी, उसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी,
1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी एक सत्याग्रह किया। क्यों? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए क्रॉप फेल हो गए थे, वहां पे प्लेग नाम का एपिडेमिक भी चल रहा था। ठीक है, इस उसके बावजूद वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था, तो ये सत्याग्रह इसलिए किया गया ताकि रेवेन्यू कलेक्शन बंद हो सके। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया। तो ये चीजें याद रखना, मतलब दिस इज नॉट एंटायरली अ नोट, दिस इज लाइक अ की पॉइंट, मतलब इसे देख के आपको सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में चीजें वैसी बहुत कॉन्साइज्ड है, मतलब बहुत ही छोटी छोटी दी गई है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं दिया गया, आपको पढ़ना अच्छे से। बट दिस इज फॉर कि एक आपको यू नो जब नजर पड़ते ही सब याद आ जाए, दिस इज फॉर दैट रीजन। नाउ द रोलेट एक्ट पढ़ लेते हैं ये। ओके, सो द रोलेट एक्ट, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, Emboldened with this success, Gandhiji in 1990 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1990. 1990. This act had been hurriedly passed through the Empirical Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. ठीक है, तो जो गांधी जी ने जो इतने सक्सेस मिले, इतने जो इतने सारे जो उन्होंने सत्याग्रह किया, उसमें जो गांधी जी को सक्सेस मिला, तो उसके बाद गांधी जी ने एक और नेशन वाइड सत्याग्रह किया, याद रखना। ठीक है, इन 1999 गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। नेशन वाइड सत्याग्रह मतलब कि इन फुल नेशन, इन फुल इंडिया, अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट निकला था उसके खिलाफ। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो 1990, कब रॉलेट एक्ट निकला था? 1919 में जो रॉलेट एक्ट निकला था उसके खिलाफ। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द एम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये किसके द्वारा पास किया गया था ये एक्ट? एम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, मतलब कि इंडियन मेंबर्स के कितना मना करने के बाद, इंडियन मेंबर्स इसके कितने खिलाफ थे, उसके बाद भी ये जो रॉलेट एक्ट थी 1919 की, ये निकाल दिया गया। किसके द्वारा? एम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। अब एक बात याद रखनी है अपन को, यहाँ पे एमसीक्यू के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सब मतलब 1919 में नेशन वाइड सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब निकला था? 1919। तो ये सत्याग्रह किसके खिलाफ हुआ था जो 1919 में किया था गांधी जी ने? किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो कि कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, नाउ अब ये रॉलेट एक्ट किसके द्वारा निकाला गया था, मतलब किसके द्वारा पास किया गया था? एम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो यहीं पे 3 एमसीक्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं। नाउ it gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। मतलब कि हम गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर सकता है, मतलब कि दबा सकता है, वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर सकता है। कौन? गवर्नमेंट। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, और वो किसी भी इंसान को एक प्रिजनर बना सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर मतलब किसी भी किसी भी इंसान को पकड़ के जेल में बंद कर सकता है और उसके ट्रायल 2 साल तक रोक सकता है। ठीक है, वो मतलब वो उस गवर्नमेंट की पावर है। इंसान अगर बेकसूर भी, इंसान ने अगर कुछ भी नहीं किया तो भी वो नहीं बोल सकता, वो उसके पास कोई लॉयर नहीं दिया जाएगा, उसको कोई कोर्ट का ट्रायल नहीं दिया जाएगा, उसको 2 साल तक जो है जेल में बंद करके रखा जा सकता है। तो ये था रॉलेट एक्ट, सॉरी। ठीक है, without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल। ठीक है, तो जो गांधी जी थे उनको ये चीज नहीं पसंद थी, उनको एक सिविल डिसोबीडियंस, उनको एक सिविल डिसोबीडियंस चालू करना था इसके अगेंस्ट, इस अनजस्ट लॉस के अगेंस्ट। ठीक है, जो चालू हो रहा था एक हड़ताल से ऑन 6 अप्रैल। तो इस पे अभी आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, एक तो रॉलेट एक्ट 1919 में निकला था और इसके खिलाफ गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह किया। और दूसरी पॉइंट क्या, रॉलेट एक्ट था क्या? हाँ, रॉलेट एक्ट की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट अगर कोई पूछे रॉलेट एक्ट क्या है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले तो ये 1919 में आया था सबके मना करने के बाद। ठीक है, किसने इसको पास किया था? ठीक है, तो हम जानते ही हैं, एम्पेरिकल लेजिस्लेटिव
काउंसिल, ठीक है। और ये क्या देता, मतलब ये रॉलेट एक्ट था क्या बेसिकली, ये इनॉर्मस पावर देता है गवर्नमेंट को, ठीक है, इनॉर्मस पावर देता है रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की। और दूसरी क्या कि किसी भी किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक जेल में रखने की विदाउट ट्रायल, ठीक है। मेक समवन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके इसी के खिलाफ महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन वायलेंट, या प्लीज फोकस ऑन द वर्ड नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ इस अनजस्ट लॉस के अगेंस्ट, ठीक है। जो कि कैसे चालू हो रहा था, ये चालू कैसे हो रहा था, हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, ठीक है, प्लीज याद रखना। हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन, ठीक है। तो ये चालू कैसे हुआ, बहुत सारी रैलीज बनी, बहुत अलग अलग पार्ट ऑफ सिटीज, मतलब अलग अलग शहरों में बहुत सारी रैलीज बनी, ठीक है। जो वर्कर्स थे, जितने भी इंडियन वर्कर्स जहां जहां काम कर रहे थे, वो स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने काम छोड़ दिया, ठीक है। और जो शॉप्स थे वो बंद हो गए, ठीक है। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists, ठीक है। तो ये जो हड़ताल हुई उसके वजह से सबने काम करना छोड़ दिया, जो रेलवेज थे वो बंद हो गई, सारी कम्युनिकेशन बंद हो गई। तो इसके वजह से टेलीग्राफ वगैरह की उसी उससे जो कम्युनिकेशन होती थी वो बंद हो गई, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो इसके वजह से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने क्या सोचा कि क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, मतलब नेशनलिस्ट मतलब कि वो लोग जो कि इस नेशनल मूवमेंट के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, उन पे क्लैम्प डाउन मतलब कि उन पे टूट पड़ना, ठीक है, उनमें टूट पड़ने की उन्होंने डिसाइड करी, ठीक है। अच्छा, और ये कैसे हो रहा था, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। तो ये सब चीजें लिखनी है कि क्या हुआ था जब हड़ताल हुआ, इसके इसके खिलाफ जब गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चालू किया, तो क्या क्या चीजें हुई, रैलीज हुई, वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक, शॉप्स क्लोज्ड हो गई, ठीक है, रेलवे शट डाउन, टेलीग्राफ शट डाउन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखनी है, ठीक है। Then local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। तो ये बात, ये एक और पॉइंट मिल गया हमें कि जो लोकल लीडर्स थे, मतलब वहां वहां के जो कहीं के भी, मतलब किसी जगह के जो लोकल लीडर्स थे, उनको पिक किया गया, और वहां पे अमृतसर एंड सॉरी up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। picked up मतलब कि, मतलब जो जो नेशनलिस्ट बन गए थे, ठीक है, इस मूवमेंट के खिलाफ जो नेशनलिस्ट बन के लड़ रहे थे, उन्हें पिक्ड अप मतलब कि उन्हें उठा के प्रिजन में बंद कर दिया गया, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, और महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से महात्मा गांधी का दिल्ली जाने पर रोक लगा दी गई, ठीक है। तो ये याद रखना कि लोकल लीडर्स वो पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, अमृतसर से लोकल लीडर्स पिकअप मतलब कि जेल में डाल दिए गए, और महात्मा गांधी को क्या रोक लगा दी गई दिल्ली जाने से। On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office and railway stations. Martial law was, ठीक है। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ, 10 अप्रैल को क्या हुआ कि जो पुलिस थी इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, पीसफुल प्रोसेशन मतलब कि एक पीसफुल रैली हो रही थी, या पीसफुल एक सिविल डिसो मतलब एक पीसफुल एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पीसफुली अपील कर रहा था कि रॉलेट एक्ट हट जाना चाहिए, ये नहीं चलेगा। उन पे पुलिस ने अटैक कर दिया, ठीक है, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, यहाँ पे पुलिस ने अटैक किया इन लोगों पे, ठीक है। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, याद रखना, मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, उसके साथ ही जनरल डायर ने कमांड पकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पे, रॉलेट एक्ट के साथ क्या क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो रैलीज हुई, ठीक है, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। दूसरी चीज क्या, लोकल लीडर पर मतलब जब
लोग रैलीज करने लगे, ठीक है, सारा देश बंद हो गया, तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, अमृतसर से लोकल लीडर्स को जेल में बंद कर दिया और महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोक लगा दी। 10 अप्रैल को क्या हुआ कि पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन पे फायर कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया बैंक्स पे, पुलिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, सॉरी। उसके बाद मार्शल लॉ लगा और जनरल डायर ने कमांड पकड़ी। On 13th April, the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, ठीक है। ये जलियांवाला बाग की हम अभी बात करते हैं, पहले मैं इसका बता देती हूँ। इसमें जो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो 3 पॉइंट्स है मैं बता देती हूँ। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले क्या हुआ कि रैलीज हुई, ठीक है, रैलीज हुई, वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है, रेलवेज, टेलीग्राफ शट डाउन, ठीक है, ये सब बंद हो गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स पिक्ड नेशनलिस्ट फ्रॉम अमृतसर और फिर मार्शल लॉ इम्पोज हुआ। क्या, मार्शल लॉ इम्पोज्ड, और किसने कमांड पकड़ी, जनरल डायर ने टुक कमांड। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, हो गई, ठीक है। अभी जलियांवाला बाग की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो ऑन 13th April द इनफेमस जलियांवाला बाग, वन सेकेंड, ये बहुत छोटा हो गया है। So on 13th April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground in Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government new repressive measures. Other had some to attend the annual Baisakhi fair. तो ये याद रखना कि ये जो 13th अप्रैल को जलियांवाला बाग, प्लीज दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13th अप्रैल को क्या हुआ था, एक बहुत ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ऑन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में सीधा पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था। एनटीएससी में क्या, अगर आप एनसीईआरटी का बोर्ड भी दे रहे हो, फर्स्ट टर्म में चैप्टर नहीं आ रहा, व्हाटएवर, तो अगर उसमें अगर कोई एमसीक्यू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इसमें आसानी से पूछ सकते हैं जलियांवाला बाग कब हुआ था। इवन अगर ये क्वेश्चन आ रहा है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में एक शॉर्ट नोट दो, तो सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13th अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, व्हेन जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड ऑन 13th अप्रैल। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। तो हमें सबको पता है कि वो एक बहुत बड़ी ग्राउंड थी, एक सिंगल एंट्रेंस के साथ, एक सिंगल एंट्रेंस थी उस पूरे बड़े ग्राउंड में, ठीक है। और वहां पे जो थी बहुत बड़ी अमाउंट में पब्लिक आई थी, ठीक है। अब उनमें से कुछ लोग जो थे वो जो नया लॉ निकला था, एक नया लॉ लिखना था, तो गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, हाँ, तो कुछ लोग तो वहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट आए थे, गवर्नमेंट के लॉस के अगेंस्ट आए थे कुछ लोग वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे बैसाखी मनाने आए थे, क्योंकि वो वहाँ की बैसाखी मनाने वाली जगह थी, वहाँ पे बैसाखी का फेयर अटेंड करने आए थे वो लोग, कुछ लोग, ठीक है। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो वहाँ पे पहुंचे थे वो वहाँ के थे नहीं, वो लोकलाइट नहीं थे, वो थोड़े दूर के थे। तो जो लोग सिटीज के बाहर थे उनको पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगा है। तो जब
उनको पता ही नहीं है तो किस चीज के अगेंस्ट आए होंगे, वो सिर्फ बैसाखी मनाने आए थे। ठीक है, तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि कोई मार्शल लॉ लगा है। ठीक है, Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे डायर साहब आए। ठीक है, हमारे डायर साहब आए, इन्होंने क्या किया, वो ब्लॉक कर दिया एग्जिट को, जो एग्जिट था उसको ब्लॉक किया। ठीक है, और ओपन फायर कर दिया क्राउड पे। ठीक है, खुली गोली चलाई। ठीक है, बहुत गोलियां चलाई और बहुतों को मार दिया, hundreds were killed. His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. ठीक है, मतलब उनका ये ऑब्जेक्टिव क्या था डायर का, जो उसने बाद में एक्सेप्ट किया, उसका ये क्या बोलते हैं, उसका ये मकसद था कि वो एक मॉरल इफेक्ट क्रिएट करे लोगों के बीच में, ताकि सारे सत्याग्रही के बीच में ये बात, के मन में ये बात बैठ जाए कि हमें डरना चाहिए। बेसिकली वो एक खौफ जनरेट करना चाहता था कि यू कैन नॉट डू ओपनली एनीथिंग और अदरवाइज आई डू दिस काइंड ऑफ बुलशिट। सो वही चीज, सॉरी। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। देयर वर स्ट्राइक्स, clashes with the police and attacks on government building। तो जैसे ही ये जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट देश में फैला, जगह जगह पे फैला, तो क्या हुआ, बहुत सारे क्राउड को गुस्सा आया, वो लोग स्ट्रीट्स पे आ गए, वो लोग रास्ते पे आ गए और वहां पे धरने देने लगे। देयर वर स्ट्राइक्स। ठीक है, स्ट्राइक्स हुई, फ्लैशेस विद द पुलिस, पुलिस से लड़ाई हुई। ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग थी उस पर अटैक किया गया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। ठीक है, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम टू ऑल साइड्स। तो मतलब समझ आ रहा है ना, तो फिर तो जो हमने जब उनको वॉयलेंस दिखाया, तो उन्होंने पलट के हम पे वॉयलेंस दिखाया और अच्छा खासा वॉयलेंस दिखाया। उन्होंने हमें बहुत ह्यूमिलिएट करा, टेरराइज करा। और और तो और सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, उन्हें नाक रगड़नी पड़ रही थी। ठीक है, क्रॉल करना पड़ रहा था स्ट्रीट्स में और सलाम करना पड़ा था किसको, जितने भी साहिब, और साहिब कौन थे, जो ब्रिटिश से जो लोग आए थे वर्क करने के लिए, उनको सलाम करना पड़ा था। पीपल वर फ्लॉज्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरानवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलेजेस थे गुजरानवाला, जो कि जो पंजाब का था उस वक्त और अब पाकिस्तान में है, तो वहां पे बॉम्ब, मतलब वहां पे बॉम्ब्स गिराए गए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी का तो ये ऐसा था कि जो हमारा ये पूरा मूवमेंट है, पूरी ये जो क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो हमारी सत्याग्रह है, उसका मेन कंसेप्ट था नॉन वायलेंस। लेकिन इतना जब वायलेंस हुआ दोनों तरफ से, ठीक है, हमारी तरफ से भी वायलेंस हो रहा था, उनकी तरफ से भी वायलेंस हो रहा था, तो जब इतना वायलेंस हुआ तो महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, तो अभी हम ये जलियांवाला बाग की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग का डेट, उसके बाद जलियांवाला बाग के दिन हुआ क्या था। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ पे लोग आए थे, दो तरह के लोग आए थे, एक गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के लिए प्रोटेस्ट करने, और एक बैसाखी मनाने वाले लोग आए थे। फिर क्या हुआ, डायर आया वहां पे, उसने ब्लॉक कर, उसका एंट्रेंस ब्लॉक किया। ठीक है, और ओपन फायरिंग कर दी लोगों पे, ओपन फायरिंग कर दी लोगों पे, और बहुत सारे लोगों को मार दिया। जब ये न्यूज बाकी जगह पे फैली, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स पे आ गए, स्ट्राइक्स हुआ, क्लैशेस हुई। ठीक है, उसके बाद जब हमने वॉयलेंस दिखाया तो वहां उस तरफ से भी बहुत अच्छा वॉयलेंस, बहुत ज्यादा वॉयलेंस आया। हमें बहुत ह्यूमिलेट किया गया, हमें बहुत टॉर्चर किया गया, हमें नाक रगड़नी पड़ी थी जमीन पे, और हमको सलाम करना पड़ रहा था साहिब को। तो ये सारी चीजें हुई। तो तीन चार मेन पॉइंट्स है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ। ठीक है। क्या हो गया। तो मेन पॉइंट है, सबसे पहले क्या, ठीक है, तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। कुछ लोग, some people came for protest and some for festival। ठीक है, ये हुआ। फिर क्या हुआ, डायर ब्लॉक्ड द एंट्रेंस
ended open fire. ठीक है, उसके बाद ये न्यूज जो है बाकी जगह पे फैली, स्प्रेड। जो पीपल थे, पीपल ऑप्ट फॉर वायलेंस। ठीक है, हम जो मतलब जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वायलेंस किया। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। ठीक है, बहुत सारी क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया। ठीक है, और सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने भी फिर हम पे री अटैक किया। ठीक है, सो soon started from both the sides. ठीक है, sorry, sorry. Now, so what happened was, while the रॉलेट सत्य, हाँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा और बता देती हूँ। ठीक है, तो अपन को पहला पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, ये 13 अप्रैल वाला पहला पॉइंट है, फिर ये बता चुकी हूँ मैं, डायर वाला तीसरा पॉइंट है, ये सब मेन है इस पैराग्राफ से। उसके बाद यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब ये न्यूज स्प्रेड हुई, ये जलियांवाला बाग की न्यूज स्प्रेड हुई, तो क्या हुआ, नॉर्थ स्ट्राइक्स होने लगी, स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुई, पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अगर अगर लिखने वाली बात है तो यहाँ यही सारी चीजें यूज करनी है, ये सारे टर्म्स यूज करने हैं अपन को। ठीक है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। देन आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर लिया। ठीक है, मूवमेंट यहाँ पे बंद हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब के बाद, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को बंद करा दिया। ठीक है, while the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. One second. In India, but he certain that so much movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह, while the रॉलेट सत्याग्रह had been a widespread movement, रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत widespread movement था, मतलब बहुत जगहों पे फैला था और बहुत लोगों ने इसमें पार्ट लिया था। ठीक है, it was still limited mostly to cities and towns, मतलब इतने लोगों ने पार्ट लिया, उसके बाद भी ये सिर्फ सिटीज और टाउन्स में ही लिमिटेड था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी का अब जो प्लान था वो ये था कि हम और ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चालू करें इंडिया में, मतलब कि सिर्फ सिटीज के लोग नहीं बल्कि गांव के लोग भी यहाँ पे इंक्लूडेड हो, वुमेन्स भी इंक्लूडेड हो, मतलब हर तरह के लोग इसमें इंक्लूडेड हो। बट ही वॉज सर्टन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। देखो ब्रिटिशर्स की जो एक प्रिंसिपल था वो यही था कि डिवाइड एंड रूल, और इंडिया में तो इतने डिविजन्स हैं, जात धर्म रिलीजन, इतने सारे रिलीजन, तो इसके वजह से हम पे राज करना तो और आसान था, क्योंकि वी हैव सो मेनी डिविजन्स, राइट। तो सबसे बड़ा डिवीजन हिंदूज मुस्लिम का था। ठीक है, हमेशा क्लैशेस रहते हैं। तो गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि हिंदूज और मुस्लिम को अलग अलग रख के तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग रख के तो हम ये जंग नहीं जीत सकते। One way of doing that, this he felt, was to take up the खिलाफत इशू। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत इशू को फोकस किया। किस पे, खिलाफत इशू पे फोकस किया, ताकि वो मुस्लिम्स को अपने साथ ला सके। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटमन टर्की। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें ऑटमन टर्की जो था, ठीक है, उनकी हार हुई थी। एंड देयर वर रूमर्स दैट द हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटमन एम्परर। ठीक है, तो ये जो जगह थी वो हार चुकी थी, और ऐसा र्यूमर फैला हुआ था, ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि बहुत यू नो ब्रूटल, बहुत हार्श ऑटमन एम्परर पे ट्रीटी वो करी जाएगी, मतलब उसको बहुत टॉर्चर किया जाएगा, और उसका मतलब बेसिकली उस पर बहुत हार्श हुआ जाएगा। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा, टू डिफेंड द खिलाफत टेम्परर पावर्स, अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। ठीक है, तो एक बात याद रखना, ये जो ऑटमन एम्परर था वो स्पिरिचुअल हेड है इस्लामिक वर्ल्ड का।
ठीक है। खिलाफा का स्पिरिचुअल हेड था कौन? ऑटमन का एम्परर। टू डिफेंड द खिलाफा's टेम्परल पावर, अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। अब इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए एक कमिटी बनाई गई बॉम्बे में। क्या नाम था उसका? खिलाफत टेम्परल पावर खिलाफत कमिटी टू फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 19। तो ये प्लीज ये डेट याद रखना कि बॉम्बे मार्च 1919 को एक कमिटी बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि हम इस चीज को रोक सके। किस चीज को रोक सके? ऑटमन के एम्परर पे ज्यादा हार्श ट्रीटी ना हो, ठीक है, उसे सेव किया जा सके। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल हेड था। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue। ठीक है, तो उसके बाद दो लोग थे, प्लीज इनका नाम नोट डाउन कर लो, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने बहुत बात की किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ। और ये क्यों बात कर रहे थे? ये लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे सबका कंबाइंड इफेक्ट हो सके, किसके ऊपर? इस इशू के ऊपर, ये खिलाफत वाली इशू के ऊपर। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। तो यहीं पे जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने अपनी बाजी खेली। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाया। कैसे? इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि सितंबर 1920 में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई कलकत्ता में, कलकत्ता सेशन हुआ, कांग्रेस मीटिंग हुई, उन्होंने उसमें गांधी जी ने सबको क्या बोलते हैं, कन्विंस किया कि एक काम करते हैं, हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करते हैं, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करते हैं। और इसमें क्या होगा कि खिलाफत के लिए भी साथ में लड़ा जाएगा और स्वराज के लिए भी साथ में लड़ा जाएगा। खिलाफत का इशू मैं बता ही चुकी हूँ, और स्वराज का इशू, स्वराज मतलब कि सब हमारा राज, ठीक है, स्वराज के लिए भी लड़ा जाएगा। तो दिस वाज द मेन गोल। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे पहले तो खिलाफत इशू, ऑटमन टर्की वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इम्पोर्टेंट टर्की जो ऑटमन टर्की जो है, सॉरी, ऑटमन टर्की जो है वो हार गई थी। तो ऑटमन एम्परर के ऊपर हार्श ट्रीटी फाइल होने वाली थी, मतलब लगने वाली थी। ठीक है, तो इसको सबको बचाना चाहता था। तो गांधी जी ने ये इशू उठाया ताकि हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाया जा सके। एक कमिटी बनी बॉम्बे में मार्च 1919 में, जो इस चीज को रोकना चाहती थी, ठीक है, खिलाफत वाली चीज को रोकना चाहती थी। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी से बहुत सारी बातें करी कि कैसे हम एक कंबाइंड अफेक्ट कर सकते हैं इस इशू पे। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड वाज कि कलकत्ता सेशन हुआ सितंबर 1920 को, जिसमें महात्मा गांधी ने दूसरे लीडर्स को कन्विंस किया कि हम एक कंबाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हैं, जिसमें हम खिलाफत के लिए और स्वराज के लिए साथ में लड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? गांधी जी felt the need to bring Hindus and Muslims together। ठीक है, so he picked the खिलाफत issue। ठीक है, then मोहम्मद अली and शौकत अली was with him। ठीक है, और क्या उसके बाद? क्या उसके बाद? सबसे important point, in Calcutta session of Congress in September 1920, Gandhi ji impressed everybody, other leaders, sorry, not impressed, ठीक क्या? convinced, sorry, convinced other leaders, for combined non-cooperation movement
मूवमेंट ऑफ कंबाइंड नॉन कॉन्फ्लिक्ट मूवमेंट फॉर खिलाफत एंड स्वराज। ठीक है, तो ये पूरा खिलाफत मूवमेंट के ऊपर था। ठीक है, चलो इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।